जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 है। जो लोग भी सेना में सर्विस कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो कट ऑफ डेट है वो रिटायरमेंट की जो कट ऑफ डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। यानी कि 31 अक्टूबर 25 से पहले पहले जिन जो सर्विंग पर्सनस का रिटायरमेंट है वो भी सभी इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें किस प्रकार से चीज़ें आएंगी, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और एक्सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसको क्लियर करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूं, जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 भागों में कंप्लीट होता है, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। टोटल जितनी वैकेंसी होती हैं उनका 10 गुना लोगों को प्री एग्ज़ाम में पास किया जाता है और फिर उनको एसबीआई मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मेरिट के हिसाब से सभी कैटेगरीज़ की मेरिट बनती है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें जो मेनली इंग्लिश का पार्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक्स सर्विसमैन को क्या स्ट्रेटेजी रहे कि उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि अगर पूरा कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे। जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनमें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको समय मिलता है 20 मिनट का। दोस्तों, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये हमें याद रखना है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई सेक्शनल और कट ऑफ नहीं होती, ना ही कोई मिनिमम मार्क्स होते हैं। तो मैक्सिमम जो मार्क्स आप जो कवर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अभी हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो 30 क्वेश्चन होते हैं उनका बाइफर्केशन किस प्रकार से है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है और इसको किस अप्रोच के साथ फेस किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद क्लोज टेस्ट है 5 मार्क्स का। इसके बाद पैरा जंबल 5 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स के, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग 5 मार्क्स की और पैराग्राफ कंप्लीशन और मिसलेनियस आते हैं 2 मार्क्स के। दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी कभार हो सकता है कि किसी में 1 मार्क्स कम होकर दूसरे में ऐड हो जाए या 2 मार्क्स कम होकर तीसरे में ऐड हो जाए, इस टाइप से भी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉम्बिनेशन रहता है वो इसी प्रकार से रहता है। आप मान के चलिए कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो इसी प्रकार से रहेगा। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। प्री एग्ज़ाम का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो अगर हम कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करें मेंस के एग्ज़ाम से तो वो थोड़ा इजी आता है और उसमें जो चीज़ें होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। यानी कि कोई एक स्टोरी टाइप होगी, कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई दूसरी या कोई दूसरी तीसरी चीज़ इसमें आप पढ़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ होगा वो एक ही पिच के ऊपर होगा, एक ही चीज़ के बारे में उसमें बताया गया होगा, समझने में वो आसान रहेगा। मोस्टली डिपेंड करता है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स क्या हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी समझते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओवरऑल इतना ज़्यादा प्री में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड जो आपका है कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता है, इजी आता है। अगर आप एक बार आराम से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें टाइम रहता है ठीक ठाक, जो आपको मैथ और रीजनिंग में टाइम आपका शॉर्ट रहता है, लेकिन इंग्लिश में आपको नॉर्मली 20 मिनट रहती हैं तो वो इनफ रहती हैं। अगर आपके एक बार समझ में नहीं आए तो आप जो है पैराग्राफ को दोबारा भी रीड कर सकते हैं। कई बार आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें जो कीवर्ड रहते हैं वो डायरेक्टली आपको पैराग्राफ में मिल जाते हैं, तो आप उसके ज़रिए भी अगर आपको जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ में आ रहा है तो वो आपको डायरेक्टली भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप एक बार कम से कम ज़रूर पैराग्राफ को पढ़ें, तो उससे क्या है कि आपको सारा जो आइडिया है स्टार्टिंग टू लास्ट सब समझ में आ जाएगा और इजी आता है। प्री के अंदर आपका जो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उससे संबंधित क्वेश्चन आप इसमें आंसर आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, जो मेंस का जो पैराग्राफ जो कॉम्प्रीहेंशन है वो थोड़ा टफ आता है। उसमें कई बार क्या जैसे स्टडीज़ रहती हैं या कई बार जैसे कोई कैंसर रिसर्च हो रही है, कैंसर की वैक्सीन के ऊपर कुछ रिसर्च हो रही है, उसके जो विचार हैं जो डॉक्टर्स के उनके बारे में, या फिर कभी किसी दार्शनिक या कोई ग्रेट पर्सनालिटी है उनके विचारों का विश्लेषण होता है और मोस्टली उसमें जो मेंस के अंदर आपके थोड़े से जो वोकेबलरी होती है वो हार्ड होती है, तो वहाँ पर आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर
कंपेयर करें अपन प्री से, तो प्री में इजी आता है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लाउज टेस्ट। तो क्लाउज टेस्ट में क्या रहता है कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें बीच बीच में जो नंबरिंग दी होगी, आपको ये चूज़ करना होता है कि वो नंबरिंग जो दी है, जैसे इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो उन नंबरिंग के ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, 4 या 5 वर्ड्स दिए रहेंगे और आपको ये डिसाइड करना है कि जो बेस्ट सुटेबल वर्ड है वो क्या रहेगा उस जगह के ऊपर। डिपेंड करता है कि आपका जो वोकेबलरी पावर है वो कितना है, प्लस आपको जो ग्रामर की नॉलेज है वो कितनी है। अगर ये दोनों चीज़ आपकी ठीक हैं और आपकी जो समझने की शक्ति है वो सही है, तो आप इसको आराम से कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पूछा गया है कि जो व्हाट शुड बी कम इन प्लेस द ब्लैंक लेबल्ड 5, यानी कि जो 5वें नंबर पे जो ब्लैंक है वहाँ पर मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या आएगा। तो जैसे आप पूरा जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नींद लेना एक अच्छा मेंटल हेल्थ की निशानी है और उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो जैसे 5 नंबर के आप जस्ट पहले देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ बट स्लीप डजंट जस्ट वार्ड ऑफ रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस, इट ऑल्सो हेल्प्स डैश जनरल मेंटल फंक्शंस एज वेल। यानी कि देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक करता है, उसको इम्प्रूव करता है। जैसे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो आपको इम्प्रूव मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5 नंबर वर्ड है इंट्रीग, इसका भी अर्थ यही है कि किसी के अंदर रुचि जगाना या किसी के अंदर उत्सुकता जगाना, बट जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो आपका नंबर 3 होगा इम्प्रूव। तो कई बार आपको ऐसे देखने से पता लग जाएगा कि वर्ड्स है मोस्ट सुटेबल क्या होगा। दोस्तों इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा श्योर हैं, एटलीस्ट 50% भी श्योर हैं, तभी आप उसकी तरफ जाइए। और आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि कुछ आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आपको छोड़ना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैरा जंबल। तो पैरा जंबल में 4-5 जो सेंटेंस है वो दिए रहते हैं और आपको अरेंज करने पड़ते हैं और उनका एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ता है। नॉर्मली क्या है कि ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं या ग्रामर है जिनको कि आप पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी। अगर आप सोचें कि भाई सीधा मैं जाके और उसको जंबल कर दूंगा तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि जो आप 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में तैयार नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, रूल्स सारे सीखने पड़ेंगे। पैरा जंबल्स के जो आप एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको उनके जो एक्चुअल रूल्स हैं उनका पता लगेगा कि कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी चीज़ बाद में आती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 4 सेंटेंस दे रखे हैं और इसमें जो पहला सेंटेंस है वो क्यू ऑप्शन होगा, जिसमें कि लिखा हुआ है क्योंकि वो पहले किस लिए आएगा, क्योंकि यह इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट्स को कि आई हैव ए फ्रेंड। तो जो सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एस आएगा, तो इसमें इंट्रोड्यूस है उसका नाम और पर्सन और फ्रेंड का। तो जो एस है उसमें हिज नेम इज़ आशीष, इसलिए वो एस बाद में आएगा। उसके बाद में पी आएगा क्योंकि यह एक क्वालिटी को बताता है और उसके बाद में आर आएगा क्योंकि ये दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए और बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। एक बार आप अगर पढ़ने लग जाएंगे तो आपको आराम से 3-4 महीने में ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ना सिर्फ पैरा जंबल के, बाकी जो अदर जो भी सिलेबस का पार्ट्स हैं उनके रूल्स भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो पैरा जंबल में आपको सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है और सही सेंटेंस को आपको ऑर्डरिंग करना पड़ता है, जैसे पहला कौन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। दोस्तों इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे 1 भी आता है, 2 भी आता है, कई बार 3 भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें भरनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में, द भगवद गीता इज़ ए पार्ट ऑफ महाभारत बट इट स्टैंड्स डैश एंड इज़ डैश इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स का जोड़ा है ये एक साथ ही आएगा, यानी कि या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जो वर्ड है मोस्ट सुटेबल आपको इसमें मैच कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम इसका मीनिंग समझ गए हैं कि भगवद गीता महाभारत का पार्ट है, लेकिन उसको अपना एक अलग वो मुकाम रखता है। तो डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं होगा। आपको अगर एक भी अगर कंफर्म है कि एक नहीं होगा तो आप दूसरे को छोड़ सकते हैं। उसके बाद टुगेदर यानी कि साथ में है, वो भी सुटेबल नहीं है। सेपरेट और डिग्निफाइड मोस्ट सुटेबल लगते हैं कि भगवद गीता महाभारत का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक अलग ग्रंथ है और डिग्निफाइड अपने आप में उसकी एक वैल्यू है और उसको लोग बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं। तो ऑप्शन सी होगा, ये जो जोड़ा है ये मोस्ट सुटेबल यहाँ पर लग रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर
ये देखना है कि कौन सा जो वर्ड्स हैं वो मोस्ट सुटेबल हैं आपके सेंटेंस के लिए। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रीडिंग जो नॉलेज है वो कितनी है, या आपकी वोकेबलरी पावर कितनी है, चीज़ों को समझने की जो शक्ति है वो कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एरर स्पॉटिंग। यहाँ पर जो भी सेंटेंस होता है उसके ABCDE ऐसे दिए होते हैं, और आपको ये स्पॉट करना होता है कि कहाँ पर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगेन ये पूरा ग्रामर का खेल है। आपको जो ग्रामर की अगर ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी तो आराम से आप स्टार्टिंग में इसमें पकड़ लोगे। हालांकि ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है काफ़ी इजी सेंटेंस है। जैसे इसमें लिखा है कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू स्टार्ट, तो उसने पहले ही बता दिया कि वन ऑफ माई फ्रेंड यानी कि मेरा एक फ्रेंड है, तो आर लगने का फिर जो सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वहाँ पर आपकी एरर है। तो इस प्रकार से जैसे कई चीज़ें हैं वो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे बिना भी एक नॉर्मल, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो वो आप चीज़ें को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं अलग अलग चीज़ों की। आप अगर क्लॉज की क्लास लेना चाहेंगे तो बहुत सारे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। एरर स्पॉटिंग की लेना चाहोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक ऐसे नहीं है कि भाई जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो। सभी किताबें लगभग 19-20 हैं, तो कोई भी आप किताब उठा के उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल मीनिंग। इसमें क्या रहता है कि दो सेंटेंस होते हैं और दोनों के अंदर सेम मीनिंग आता है, यानी कि वो मीनिंग ऊपर वाले बॉक्स को भी फिल करेगा और नीचे वाले सेंटेंस को भी फिल करेगा, यानी कि दोनों जगह के ऊपर एक ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग दिए रहते हैं, आपको 5 ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होता है कि मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ऊपर वाला सेंटेंस है कि द इवेंट मैनेजमेंट डैश प्रिपरेशन एंड अटेंशन टू डिटेल इंश्योर्ड दैट द प्रोग्राम वाज स्मैशिंग सक्सेस। तो इसमें जो आंसर बताया गया है कि ये जो ऑप्शन नंबर 5 है इनकंटेस्टेबल, यही जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वह यही रहता है कि उसमें कोई डिस्प्यूट की संभावना नहीं रहती है। तो जैसे ऊपर कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम का है तो उसने इवेंट मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा किया कि उसमें कोई डिस्प्यूट की संभावना नहीं है। उसके अलावा जो स्टूडेंट ने कोई मॉडल बनाया कार का और उसको इस प्रकार से उसके ऊपर काम किया कि उसमें किसी प्रकार के कोई डिस्प्यूट की संभावना नहीं रहती है। बाकी जो जितने भी मीनिंग हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पैराग्राफ कंप्लीशन। छोटा पैराग्राफ रहता है, तो वहाँ पर लास्ट में आपके पास कोई ब्लैंक चीज़ रहती है जिसके कि 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो सुटेबल होगा और उसके डालने से पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि इट इज़ अमेजिंग हाउ डोमिनेंट इंस्टाग्राम हैज़ बिकम इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया में जो इंस्टाग्राम है वो कितना डोमिनेंट हो चुका है। इको एडवोकेट्स वुड बी रिमिस टू नॉट, यानी कि जो लोग जागरूकता फैलाने वाले हैं वो सारे, अभी इसमें कौन सा वर्ड आएगा कि जो ऑप्शन 4 है वही सबसे बेस्ट सुटेबल है कि मेक यूज़ ऑफ इट टू रेज अवेयरनेस, यानी कि इंस्टाग्राम के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस फैला सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उस चीज़ को मिस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में देखना पड़ता है पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए कि कौन सा वर्ड है वो सुटेबल रहता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो इंग्लिश में आते हैं। लगभग इंग्लिश का सारा कंप्लीट मैंने कवर कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस प्रकार से ये पूछी जाती हैं। और इसको बताने का एक मेन पर्पज़ ये था कि जो लोग पहली बार SBI जूनियर एसोसिएट फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, तो उनका एक दिमाग में एक चीज़ें थोड़ी आएँ कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और हमको प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। तो अभी रही तैयारी की बात, तो तैयारी इंग्लिश की तैयारी, क्योंकि इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में शेड्यूल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1-1.5-2 महीना है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं की थी और अभी स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए इतना ही है कि जितना भी टाइम बचा है आपका 1.5-2 महीने का, उसमें आप इंग्लिश को भी टाइम दें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर जो टाइम है वो मैथ्स और रीजनिंग को ही दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जैसे पूरे दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा
और आप ये रूल्स को पढ़ने में दें। जैसे जितना ज़्यादा आप रूल्स को कवर करेंगे, जैसे हर चीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास अगर मटेरियल और वो सब करने का टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली वीडियोस आप देख सकते हैं। क्लाउज टेस्ट के वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, एरर स्पॉटिंग के देख सकते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन के आप देख सकते हैं, और कुछ एक पैराग्राफ जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपके आराम से इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली आपने देखा है कि जो एक्सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो कुछ एक स्टेटों को छोड़ दें तो नॉर्मली 50 के नीचे ही रहता है। तो 50 के नीचे रहने का मतलब कि अगर आप इंग्लिश में अगर 30 में से 20 स्कोर करते हैं तो बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स में आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, और आराम से इंग्लिश में जो 30 में से 20 को स्कोर किया जा सकता है। और क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमको डायरेक्टली पता लग जाती हैं, बहुत सारा बिना प्रैक्टिस के भी एक कॉमन जो सेंस की बात होती है उसके द्वारा हम इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।